हम्म। मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके गई थी कि मैं काम करती थी, अगर मुझे रोटी बनाना होता था या कुछ करना होता था तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं हमारा टाइम यूटिलाइज वो यूजीसी नेट की तैयारी कराते हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। होता, रेडियो की तरह चीजों को सुन करके। फिर मैं यूजीसी नेट की तरफ जाऊंगी। मेरे एक क्लासमेट है, उसने बताया था कि एक अभिषेक कुमार झा सर है करके, और बहुत खुद को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है। धना हो या भगवती मैं आहो। सर, मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ, जहाँ मैं पिथौरागढ़ जिले में रहती हूँ। और जो मेरी प्राथमिक शिक्षा रही है वो पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग तहसील के ग्राम लोहाता से रही है। बहुत बढ़िया। उसके बाद पिथौरागढ़। मैंने अपनी यस सर, यस हाँ। सर, उसके बाद मैंने जो अपनी माध्यमिक शिक्षा है वो अस्कोट से पूरी करी है। उसके बाद मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही किया है। ओके। तो कैसे आपने पहली बार जाना यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में, पहली बार कब सुना आपने कि हाँ ऐसा भी कोई ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है और इस एग्जाम को मुझे देना चाहिए? यस सर। सर, क्या कहते हैं, 12th के बाद ही मैंने सोच लिया था कि मुझे पीसीएस में तैयारी करनी है। फिर उसी टाइम मैंने सोच लिया था एक बैकअप प्लान के लिए कि अगर मेरा पीसीएस में नहीं होता है तो फिर मैं यूजीसी नेट की तरफ जाऊंगी। फिर उसके बाद जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे आई थी, उस टाइम मेरी एज नहीं हुई थी पीसीएस के लिए, तो फिर मेरा रुझान इसी ओर चले गया था। तो पोस्ट ग्रेजुएशन से ही मैंने इसी की तैयारी शुरू करना शुरू कर दिया था। हम्म। उसके बाद मुझे आपके बारे में पहले पता नहीं था। फिर मेरे एक क्लासमेट है, उसने बताया था कि एक अभिषेक कुमार झा सर है करके, वो यूजीसी नेट की तैयारी कराते हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं करके। उसी समय से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, 2022 से। ओ, ओके। Yes, sir। बहुत अच्छे। फिर उसके बाद मैंने 2023 में 2023 में दिया था सबसे पहली बार यूजीसी नेट का। हम्म। 3 अटेम्प्ट में तो मेरा नेट हुआ ही नहीं। हम्म। और फिर उसके बाद मेरा उत्तराखंड सेट आया था 2024 में, वो सेट पहले क्वालिफाई हो गया था फिर मेरा। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अभी जब री एग्जाम हुआ था तब मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। उस समय जब लीक हुआ था पेपर, उस समय ज्यादा क्वेश्चन सही हुए थे मेरे, लगभग 104 क्वेश्चन सही हुए थे, जिसमें ज्योग्राफी में मेरे 74 क्वेश्चन सही हुए थे। बट वो फिर लीक हो गया था पेपर। लास्ट ईयर। फिर उसके बाद जब दोबारा एग्जाम हुआ तो फिर कम बने, उस टाइम नेट क्वालिफाई हो गया था। फिर 5वें अटेम्प्ट में हुआ है मेरा अभी जेआरएफ। फिफ्थ अटेम्प्ट में जेआरएफ हो गया। यस सर। लेकिन बीच में आपने उत्तराखंड सेट भी तो क्वालिफाई किया। यस सर, वो 2024 में कर लिया था, जनवरी में। बहुत बढ़िया। देखिए, सेट की तैयारी भी काम आई नेट में, और नेट और सेट का यस। सिलेबस तो सेम ही है। सारे स्टेट्स जो हैं यूजीसी नेट के सिलेबस को फॉलो करते हैं। तो यस। बढ़िया है, फिफ्थ अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया। पहला यस प्रयास सर। आपने 2023 में दिया था। यस सर। क्या आपका एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा? बार बार एग्जाम में अपियर होने के बाद भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा? या आप चाहते हैं कि एक बार में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है एकेजे एकेडमी का सुपर स्कॉलर बैच। सुपर स्कॉलर बैच में आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, डाउट सेशंस, ई बुक्स, पीएचडी गाइडेंशिप और भी बहुत कुछ जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। फिर देर किस बात की? डाउनलोड कीजिए एकेजे एकेडमी ऐप और कीजिए अपने सपनों को साकार। तो पहले प्रयास के पहले, मतलब जब आप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे थे, तो आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या थी? मीन्स क्या आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया था, या फिर आप बस ये सोच करके जा रहे थे कि चलो ठीक है एग्जाम में अपीयर होते हैं, लेट्स सी क्या होता है? सर, पूरा सिलेबस तो नहीं हुआ था, खासकर तो पेपर 1। पेपर 1 तो ऐसा था कि मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं था उस टाइम पे पेपर 1 में, लेकिन हम्म। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में पढ़ा था। हम्म। तो उस टाइम उतना हो नहीं पाया। हम्म। फिर धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर बाद में फिर नेट क्वालिफाई हो गया। मतलब सेट होने से पहले ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। ओके, ओके, ओके। तो सिलेबस आपको क्या लगता है काफी लेंदी है ज्योग्राफी पेपर 1?
सर मुझे हाँ वास्ट है, लेकिन हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर वहां पर आप पैटर्न समझ जाते हो तो आधा सिलेबस आपका वहीं पर पूरा हो जाएगा। हम्म। तो आपने कैसे ये प्लानिंग स्ट्रेटजी की कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सर मैंने सबसे पहले मैंने ये किया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। है? जैसे जियोमॉर्फोलॉजी से 8 क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, जियोमॉर्फोलॉजी से 8 क्वेश्चन, क्लाइमेटोलॉजी से 8 क्वेश्चन, ओशनोग्राफी से 8 क्वेश्चन, ऐसे अलग अलग मैंने सबसे पहले दिसंबर और जो जून की स्ट्रेटेजी है उन दोनों को अलग अलग किया। हम्म। क्योंकि मैंने देखा है कि दिसंबर में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं हम्म। और जून वाले में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसका तो पता उस आपने कैसे अकॉर्डिंग, लगाया? हाँ, फिर उस अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं कि जो दिसंबर वाला है उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा रहता है, और क्या कहते हैं उसमें कम रहता है। जब जून वाले अटेम्प्ट में हम देते हैं तो उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का थोड़ा वेटेज कम रहता है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने पहले सब अलग किया। पिछले साल के जो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनका थोड़ा पैटर्न समझा मैंने, हम्म। और ये देखा कि क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं। उन पॉइंट को मैंने अलग कर दिया था, हम्म। और जहां से क्वेश्चन आ रहे थे फिर उसको डिटेल में पढ़ा। हम्म। फिर उस तरीके से मुझे ज्यादा फायदा इसी में मिला कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हम्म। हम्म। नहीं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। कहीं ना कहीं हमें पहले से पता होना चाहिए ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब फिर आप बीच में आपने एक वीडियो भी डाली थी सर कि कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, फिर मुझे थोड़ा वहां से भी आइडिया मिल गया था। हम्म। ओके ओके। तो अच्छा। दोनों पेपर में अगर हम बात करें तो एज अ स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हुए आपको कौन सा जो सब्जेक्ट है ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? मींस आपको लगता है कि इसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा इस पे भी हमें बताइएगा। स्टूडेंट लोग इसको जानना चाहेंगे। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट लगता है कि सब पढ़ लें, सारा कर लें, बट वो यस सर। इवेंचुअली लास्ट में आकर के सारा पढ़ा हुआ चीज़ तो दिमाग में रहता है नहीं। तो आपको क्या लगा कि कितने कौन से जो दोनों पेपर में से ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन? सर इससे पहले तो मुझे पेपर 1 डिफिकल्ट लगता था, दोनों पेपर में से। फिर मुझे एक पेपर उनका ये आइडिया था कि अब जो पेपर 1 के क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर आ रहे हैं, यानी कि रिपीटेड आ रहे हैं ज्यादातर। हम्म। तो उस अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले जो 10 यूनिट है उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था। वहां देखा मैंने कौन सा मेरा स्ट्रांग पॉइंट है और कौन सा मेरा वीक पॉइंट है। हम्म। जैसे इंडियन लॉजिक था मेरा वहाँ, हम्म। इंडियन फालिसी, इंफॉर्मल फालिसी होती है, वहां मेरा थोड़ा वीक पॉइंट था, वहां मैंने सुधारा। और हम्म। डीआई और मैथ्स, वो भी मेरा थोड़ा वीक था, वहां भी मैंने काम किया उस पे। हम्म। बाकी टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट, ये सब मैंने पीवाईक्यूज के थ्रू इनको तैयार किया था। हम्म। और थोड़ा इन्वायरमेंट में ये होता है कि हमारा ज्योग्राफी में भी इन्वायरमेंट रहता है, तो वहां पर हमको ये फायदा हो जाता है कि उसमें थोड़ा कम पढ़ना होता है पेपर 1 में। हाँ। अगर आप ज्योग्राफी में अच्छे तरीके से डेप्थ में पढ़ ले रहे हो तो वहां थोड़ा आपको कम पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दोनों यूनिट सेम ही है, 70 80 यस सर। परसेंट पूरा सिलेबस दोनों का सेम है, तो उससे हेल्प मिल यस। जाती है डेफिनेटली। यस सर। पेपर वन में कौन सा यूनिट आपको लगता है कि स्टूडेंट, अब तो आपका जेआरएफ हो गया, यस सर। तो आपको क्या लगता है कि पेपर वन में कौन सा यूनिट स्टूडेंट छोड़ दे? अभी हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे एक और जेआरएफ। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो डीआई मैथ्स है वो तो हमेशा लास्ट में ही करना चाहिए। हम्म। मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके गई थी कि इस बार कि मुझे पहले पेपर 1 करना है, लेकिन फर्स्ट में डीआई आता है तो वो पांचों क्वेश्चन छोड़ के मुझे 6 क्वेश्चन से लगातार करना है। और हम्म। मैथ्स और डीआई मेरे को लास्ट में करने ही है, उससे पहले मुझे ज्योग्राफी करनी है। हम्म। क्योंकि मैंने कई लोगों का देखा था कि उन्होंने डीआई पहले कर दिया था, हम्म। और डीआई ऐसा था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि लास्ट में मेरे पास जब मैंने सब कुछ कर दिया था, मैथ्स भी कर दिया था, तो मेरे पास 30 मिनट बचे थे डीआई करने के लिए। हम्म। तो फिर वहां पर क्या हुआ, हाँ सर, कि मैंने ज्योग्राफी भी मैंने लगभग 1.5 घंटे में कर दी थी। क्या बात है! उसके बाद जब मैं, हाँ, उसके बाद जब 30 मिनट बचे मेरे पास डीआई के लिए, और डीआई में कैलकुलेट करते रही, लेकिन फिर भी वो कैलकुलेट हुए ही नहीं मुझसे। इतना कॉम्प्लिकेटेड था डीआई कि हुआ ही नहीं। एक क्वेश्चन मैंने 4 5 बार किया लेकिन उसका सही आंसर नहीं मिला।
तो हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डीआई मैथ से लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम ज्यादा लेते हैं। अगर आप उनको टाइम पहले दे देते हो तो फिर आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। बिल्कुल। ऐसा मेरे साथ सर, जब मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट में दिया था तो मैंने वहां पर मैथ्स और डीआई पहले कर दिया था, उसमें मेरा लगभग 40-50 मिनट चले गए थे। हम्म। तो फिर मैंने वहीं से सोच लिया था कि अब मुझे डीआई मैथ्स कभी पहले नहीं करने, बाद में ही करने। अच्छी स्ट्रेटजी थी आपकी। जैसे हम किसी यूनिट में अगर हम कंफर्टेबल नहीं हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी को मैथ्स नहीं आ रहा है तो जेआरएफ नहीं हो सकता, किसी को डीआई नहीं आ रहा तो जेआरएफ नहीं हो सकता, किसी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कई बार गलत हो जाता है। तो यस सर। यूजीसी नेट हमें पूरा मौका देता है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट को भी और मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट को भी, दोनों को मौका देता है कि आप लोग अपने अपने सेक्शन पे कमांड बनाएं और एग्जाम क्वालिफाई करें। यस सर। तो कहीं ना कहीं आपने इस स्ट्रेटजी को अपनाया, बहुत अच्छी बात थी। यस इस सर। पूरी तैयारी में आपको क्या लगता है, अगर हम बात करें अपने इन्वायरमेंट की, तो आपके यहाँ पढ़ाई का क्या इन्वायरमेंट रहा? सर मुझे घर से पहले से ही सपोर्ट मिला है पढ़ाई के लिए। और हम्म। मेरे साथ जितने भी हैं 2-3 लोग, वो भी मेरे साथ यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। तो हम्म। हमारा ये हो जाता है कि आपस में थोड़ा डिस्कस भी हो जाता है। हम्म। और जो हमने कभी कभी हम लोग गलत पढ़े रहते हैं तो सामने वाला अगर वो बताते हैं तो वो पॉइंट हमारा सही हो जाता है और क्लैरिफिकेशन ज्यादा आती है। हम्म। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो घर में मम्मी पापा सबका सपोर्ट पूरा था आपको कि बेटी को यस पढ़ा? सर। हाँ। बढ़िया। तो पिथौरागढ़ में क्या माहौल है, आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे? पिथौरागढ़ में कहाँ आपने बताया? सर पिथौरागढ़ में मैं बेरीनाग तहसील में रहती हूँ। ओके। लोहातल मेरा गांव है। लेकिन मेन मैं पिथौरागढ़ सिटी में रहती हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट भी है। हम्म। हम्म। लास्ट ईयर मैं गया था पिथौरागढ़, काफी खूबसूरत जगह है वो, हिल्स पे बसा हुआ, एकदम काफी खूबसूरत है। यस सर। वहां पे क्या माहौल है यूजीसी नेट को लेकर के, कितना क्रेज है स्टूडेंट्स के बीच में? सर काफी है, क्योंकि अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज वाले बच्चे, हिस्ट्री अदर बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उनमें देखने को मिलता ही है काफी। अब तो काफी बच्चे हैं यूजीसी नेट के। हम्म। अभी मेरा प्री पीएचडी कोर्स वर्क चल रहा है, तो उसमें भी काफी बच्चे हैं हम। ओके, तो पीएचडी में आपका एडमिशन हो चुका है? यस सर, हो चुका है। ओके, आपके उसी कॉलेज में जहाँ से आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स किया है? यस सर। ओके ओके, गुड। तो और भी अच्छी बात है, अब तो फाइनली फेलोशिप भी स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। कितना मिलेगा फेलोशिप आपको? सर 40,000। क्या बात है, 40,000! यस सर। क्या करोगे आप इतने पैसे का? सर अभी सोचा नहीं है। तैयारी करते वक्त समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हो जाता है तब उसके बाद यस सर। ये वाला एक्सप्रेशन कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। यस बहुत सर। बढ़िया। अभी तो 2 साल आपको जेआरएफ के फेलोशिप मिलेंगे, 40+ यस ही सर। मिलेगा, एचआरए वगैरह मिला करके, फिर आपका जो कंटिजेंसी है वो सब मिला करके, फिर आपका एसआरएफ होगा। आफ्टर 2 ईयर आप एसआरएफ हो जाओगे, तो नियर अबाउट यस सर। आपको 50,000 रुपीज मिलेगा पर मंथ, लगभग लगभग 50,000 रुपये। इतनी तो सैलरी नहीं होती है नौकरी लगने के बाद लोगों की। 5 साल के लिए 50,000 हो गया आपका फिक्स। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये सपना होता है स्टूडेंट का, देखिए लाइफ कैसे बदल जाती है ना? लाइफ कैसे चेंज हो जाती है जब आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी रातें जाग करके आप पढ़ाई करते हैं, और अंत में एक सवेरा होता है, एक सुबह होती है जो पूरी तरीके से आशाओं से भरी होती है। और आज देखिए जो सफलताएं मिलती हैं उनसे कहीं ना कहीं हमारा जीवन बदलता है, साथ ही साथ हमारे परिवार का भी जीवन बदलता है, उन्हें समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है। और अब आप जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो ना, तो उसकी अलग ही एक फीलिंग होती है। नाउ यू आर एबल टू टेक डिसीजंस इन योर लाइफ, आपको जो भी करना है आप उसमें अब कहीं ना कहीं अपना डिसीजन खुद से ले सकते हो, क्योंकि आप इतने मेच्योर हो चुके हैं चीजों को करने के बाद। जी तो सर। आरती, आप मुझे थोड़ा अपने ग्रुप्स के बारे में बताइए। जैसे दोस्तों का ग्रुप भी तो होता है ना, उसका बड़ा रोल होता है आपकी पढ़ाई में। मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट आइसोलेटेड स्टडी करते हैं, प्रिफर करते हैं अकेले पढ़ना। आपको क्या लगता यस है सर। कौन सा अप्रोच ज्यादा अच्छा रहेगा? एक स्टूडेंट के ग्रुप में रह करके पढ़ना, अपने दोस्तों के ग्रुप में रह करके पढ़ना, या खुद अकेले घर की चार दीवारी के बीच में एक टेबल चेयर पे बैठ करके बस पढ़ाई करते रहना?
सर मैं मुझे लगता है दोनों फॉलो करने चाहिए। हाँ। और ग्रुप में ये होता है कि दोनों में ये है कि ग्रुप में एक तो ये होता है कि हम जब डिस्कशन करते हैं तो जो आंसर होता है उसमें क्लैरिटी आती है। और जो मैंने नहीं पढ़ा होता है सामने वाला बताता है तो मुझे लगता है अरे यार मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे अब पता चल गया। और कभी कभी ये होता है कि हमने वो कभी नहीं पढ़ा होता है, लास्ट टाइम अगर मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा है और वही क्वेश्चन आ जाए क्या कहते हैं एग्जाम में, तो फिर हमें वहां फायदा होता है इस चीज का, ग्रुप का। और हम्म। मुझे लगता है कि जैसे हम अकेले करते हैं वो वो पूरा टाइम वो नहीं करना चाहिए आपको, 2-3 घंटे डिस्कशन में देने चाहिए। हम्म। चलिए, और तो मेरा एक फ्रेंड, मोनोटोनस होने से हम बच जाते हैं। हाँ, प्लीज प्लीज। सर मेरा एक फ्रेंड है कि हम लोग क्या करते थे, जैसे मैं काम करती थी, अगर मुझे रोटी बनाना होता था या कुछ करना होता था तो वो पढ़ते रहता था और मुझे बताते रहता था। अगर उसका कोई ऐसा काम पड़ता था तो मैं उसको बताती रहती थी ये वो करके, पढ़ाई से रिलेटेड। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर भी आपको फायदा होता है इस चीज का। हम्म। खाना बनाते हुए भी और पढ़ाई किया जा सकता है? यस, क्योंकि मैं हेडफोन लगाए रखती थी और वो मुझसे बोलते रहता था ये इसकी थ्योरी है ये वो करके, तभी तो वहां मुझको थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप का हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो, उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो आप। यस। रेडियो की तरह, जैसे आपने कहा, सुनना। भाई, पढ़ाई हम कई तरीकों से कर सकते हैं। एक तो अपनी आंखों से यस। देख करके, दूसरा हम जो है रेडियो की तरह चीजों को सुन करके भी तो कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से किया जा सकता है। तो यस सर। उस कंडीशन में कहीं ना कहीं हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाता है और हम बेहतर कर पाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात आपने, खाना बनाते हुए पढ़ाई हो सकता है ये। खाना। अच्छा, लड़के भी खाना बनाते हैं, लड़कियां भी खाना बनाते, जो स्टूडेंट लाइफ में है भाई, जो हॉस्टलर हैं या बाहर रह यस रहे हैं, सर। तो दोनों सिचुएशन में काम होता ही है। तो ये यस पॉइंट बड़ा सर। अच्छा है कि आप खाना बनाइए, पढ़ाई कर सकते हैं सुनते हुए चीजों को। सुनते हुए यस सर, वो बोलेगा अगर मैंने कोई कोई चीज पढ़ी है वो पढ़ रहा है तो फिर मेरा रिवीजन हो जाएगा, तो फिर मुझे वहां फायदा हो जाएगा सर। बिल्कुल यस बिल्कुल। सर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अब देखिए, पढ़ाई की बहुत सारी बातें हो गई। तो क्या एक स्टूडेंट पूरे दिन पढ़ाई तो करता है नहीं, है ना? पूरा दिन आप पढ़ते रहो या पूरे महीने पढ़ते रहो। आपको क्या लगता है कि हमें बीच बीच में अदर एक्टिविटीज भी करते रहनी चाहिए? जैसे जो चीजें आपको पसंद हैं, जो चीजें आप पसंद करते हैं, खेलना हो गया या मूवी देखना हो गया, बुक्स पढ़ना हो गया, या कुछ अदर चीज एक्सप्लोर करना, म्यूजिक सुनना हो गया। आपकी क्या फेवरेट हॉबीज रहे बिटवीन योर प्रिपरेशन? सर पढ़ने के बाद या तो मैं काम करती थी या तो म्यूजिक सुनती थी, दो ही रहता था मेरा, या तो कभी घूमने चले गया। हम्म। तो म्यूजिक सुनते थे आप, म्यूजिक पसंद है आपको? यस उत्तरा सर। उत्तराखंड का म्यूजिक पसंद है, पहाड़ी म्यूजिक जो काफी पॉपुलर रहता है, या फिर बॉलीवुड? यस सर। सर दोनों पसंद है। दोनों पसंद है। पहाड़ी म्यूजिक आती है आपको? यस सर। सुनाना चाहोगे? सर बहुत थोड़ी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं जब भी जाता हूँ, स्टूडेंट से मिलता हूँ ना उत्तराखंड में, तो उनसे जरूर सुनता हूँ मैं गाने। सर सच में सुनना चाहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। तेरा हो या खोली का गणेशा हो, देना हो या काली का मया हो, देना हो या खोली का गणेशा हो, देना हो या भगवती मया हो। अरे, थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। उत्तराखंड से बहुत स्टूडेंट है मेरे, बहुत ज्यादा। मतलब क्लासेस में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं अक्सर उत्तराखंड जब विजिट करता हूँ तो जरूर मिलता हूँ सबसे। आरती, बहुत यस अच्छा सर। करती हो आप, और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, एक स्टूडेंट को किन किन बातों पे फोकस करना चाहिए, और किन बातों के ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको भी हमने डिस्कशन किया। मैं चाहूंगा कि हम चलते चलते अपने सभी एस्पिरेंट जो आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मुझे भी आरती की तरह जेआरएफ होना है, तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहोगे?
सर मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर आपका नहीं होता है तो आपको वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है। और बहुत खुद को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आप सबसे पहले पैटर्न समझिए कि किस तरीके का पैटर्न है। बिना हम्म। पैटर्न समझे पढ़ना मत। क्योंकि एक जब हम पैटर्न समझते हैं तो थोड़ा आइडिया हो जाता है हमें किस तरीके से पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं करके। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें हम्म। और लगातार तैयारी करते रहे, डिमोटिवेट ना हो। हम्म। कभी ना कभी हो ही जाएगा। बिल्कुल, कभी ना कभी हो यस जाएगा, सर। लेकिन उस कभी ना कभी वाले दिन के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर। और वो मेहनत छोटी बड़ी कैसे भी हो सकती है, बस ये पॉजिटिव हो करके सोचते हुए अपने हाँ। पढ़ाई को करते रहना है। यस सर। थैंक यू आरती। हम बात कर रहे थे आरती से, जिन्होंने इस बार दिसंबर 2024 के यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है जेआरएफ के साथ, विथ 99.9 परसेंटाइल के साथ। तो हम आशा करते हैं कि आरती की जो जर्नी है, जो प्रिपरेशन जर्नी है, उसने आपको कहीं ना कहीं वो आइडिया ज़रूर दिया होगा कि कैसे पढ़ाई करना है और कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करना है। हमारे पूरे टीम की तरफ से आरती आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जेआरएफ क्वालिफाई होने पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं तो हैं ही, कहीं ना कहीं हम भविष्य में फिर आपसे मिलना चाहेंगे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और कहीं पर सिलेक्ट होकर के आते हैं। तो थैंक यू सर। आरती, आज इस डिस्कशन पे आने के लिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी। थैंक यू सर।